चलिए। तो पहला क्वेश्चन था, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। नाउ माइंड यू, मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ सभी लोगों को, सभी जने ध्यान से सुने। ईशा, झील, कनक, रिया, मंशा। मंशा आई क्या? वेयर इज मंशा? कनक, तेरे को पता है मंशा कहाँ है? नहीं सर, मुझे नहीं पता। अच्छा। मैंने ये जो टॉपिक्स छाट के दिए हैं, जिनमें से क्वेश्चंस दिए हैं, दीज टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट दिस टाइम फॉर योर एग्जामिनेशन। पेपर बनाने में टाइम लिया है, मैं हर बार बोलता हूँ, इस बार भी बोल रहा हूँ कि अभी जो मैंने आपको फ्री कंसेंट तक के, अभी जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, उनमें से वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सा? चाहो तो नोट करते जाना। कि सर, जैसे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में सोशल ऑब्लिक डोमेस्टिक एग्रीमेंट में से पॉसिबिलिटी बन रही है। ये मत सोचना कि इसमें से आएगा ही आएगा, ऐसा मत सोचना, ये एक प्रोबेबिलिटी बन रही है, ठीक है। हर बार कंसिडरेशन के चैप्टर में से क्वेश्चन आता है। पिछली बार इन दिसंबर 23 अटेम्प्ट कंसिडरेशन के चैप्टर में से ऐसा कोई क्वेश्चन देखने नहीं मिला था, तो इस बार के लिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कंसिडरेशन का चैप्टर। इसमें से क्वेश्चन आना चाहिए, तीन चार ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, कंसिडरेशन वाले चैप्टर में से। पिछली बार ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में से क्वेश्चन आया था, किस टॉपिक पे आया था? कि सर इनविटेशन टू ऑफर पे आ गया था। तो यदि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में से आना चाहिए यदि, तो आज दिन तक बहुत कम देखने मिला है, और ये टॉपिक इस बार के लिए थोड़ा सा अलग से इंपॉर्टेंट बन जाता है। कौन सा? रिवोकेशन, कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एक तो ये। और दूसरा कि सर वेरियस वेज थ्रू विच एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड, वेरियस वेज थ्रू विच एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड। तो सर एक तो ये हो गया, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। नेक्स्ट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में से, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट या कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट में से सवाल आना चाहिए। मेरे को लगता है माइनर में से आ सकता है, क्योंकि माइनर में से काफी टाइम हो गया पूछे हुए क्वेश्चन, तो माइनर या तो इधर आ जाएगा या फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में माइनर वाला वो आपका टॉपिक आ जाएगा। दोनों में से कहीं एक जगह आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्ट ये था, पार्टीज स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड एज इनकम्पिटेंट। पार्टीज स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड एज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में हमने 5 पढ़ी थी। अपार्ट फ्रॉम ये माइनर अनसाउंड माइंड के अलावा, जैसे पढ़ा था ना, जो जेल में हो या फिर फॉरेन एम्बेसडर्स, ये सब जो लोग हैं ना, इन पे भी अलग से टॉपिक बन, मतलब क्वेश्चन बन सकता है। कहने का मतलब ये, कंसिडरेशन में से 100% आना चाहिए ऐसी आशा है। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में से आना चाहिए। लास्ट टाइम ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में से इनविटेशन टू ऑफर आ गया, जो पेट क्वेश्चन होता है वो आ गया। तो सर बचता क्या है? ये दो बचते हैं, वो सारे तरीके जिनसे ऑफर लैप्स होता है, और रिवोकेशन और कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये इंपॉर्टेंट पहले करो, बाकी के बाद में करो, कहने का एस्पेक्ट इतना सा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपके पिछली बार आया था एग्रीमेंट्स विच आर अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, एग्रीमेंट्स विच आर अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। तो ये कौन से चैप्टर में से हुआ रे? ये हुआ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन चैप्टर में से क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। तो एग्रीमेंट्स विच आर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी आर नॉट हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है। उसमें से कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पूछ लिया था इन्होंने, कौन सा पूछ लिया था? ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिस, ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिस और स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, ये दो पूछ लिए थे। तो सर इस बार मैं समझता हूं कि आपके वॉइड एग्रीमेंट्स में से क्वेश्चन आना चाहिए। जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, वॉइड एग्रीमेंट्स, लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन, मतलब वॉइड एग्रीमेंट्स है, उस चैप्टर में से क्वेश्चन आना चाहिए। और बात ये मैं यदि आपको करूं, तो एक डिस्चार्ज एंड एक तो कंटिंजेंट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में से 100% मुझे लग रहा है इस बार क्वेश्चन आएगा, कंटिंजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में से। ये मैं कल एनालिसिस करने बैठा था कि यार कौन कौन से वैसे आने की एक्सपेक्टेशन है। कई बार ये बहुत अच्छा हिट हो जाता है, कई बार टोटल गूगली आता है, ठीक है। तो कंटिंजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में से कैसे कैसे आएंगे? कि सर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट के बीच में डिफरेंस बताओ, या फिर वेजरिंग एग्रीमेंट और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस बताओ। ये कहाँ से आ रहा है सर? वॉइड एग्रीमेंट्स में से आ रहा है। और भी आ सकता है, एग्रीमेंट्स विच आर अगेंस्ट ट्रेड
एग्रीमेंट्स अगेंस्ट मैरिज वगैरह, ये जो है ना, ये सब छोटे छोटे टॉपिक जो वॉइड एग्रीमेंट के, ये सब तुमको ध्यान होने चाहिए। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट और क्वासी में से भी आ सकता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं आप सबको पता है, दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस। सेक्शन 68 टू 72, ये 5 जो टॉपिक्स हैं, हो सकता है माइनर के टॉपिक को क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के साथ में जोड़ दें। कैसे कि माइनर को किसी ने हेल्प करी, ठीक है, फॉर नेसेसरीज एज टू लाइफ, तो सर उसके साथ में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, उसके साथ में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बात समझ रहे हो? वो फिर पैसा लौटाने के लिए, माइनर की प्रॉपर्टी है तो उसमें से पैसा लेने के लिए ये हो सकता है, माइनर पर्सनली रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये कुछ टॉपिक ध्यान रखना। एक है ना, एंटिसिपेटरी ब्रीच में से और डैमेजेस में से क्वेश्चन आ चुका है। लास्ट टाइम फ्री कंसेंट वाले चैप्टर में से साइलेंस एज टू फ्रॉड वाला टॉपिक आ चुका है। साइलेंस एज टू फ्रॉड वाला टॉपिक आ चुका है। तो मैंने आपको कौन सा दिया था फ्री कंसेंट में से, या तो डिफरेंसेस बता दो कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बीच में, ठीक है, या फिर ऐसे भी आ सकता है फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के बीच में डिफरेंस बता दो। एक तो कोई ना कोई कहीं एक क्वेश्चन डिफरेंशिएशन पे आना चाहिए, ठीक है। और क्या आना चाहिए साइलेंस एज टू फ्रॉड में, एक वो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था ना जो इस बार टेस्ट में, कि सर जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है तो सर जिसके ऑप्शन पे वॉइडेबल होता है उसके पास में दो ऑप्शन होते हैं, या तो उसके साथ कंटिन्यू कर ले या फिर रिसेंड कर ले। यदि एक बार आपने कंटिन्यू करने का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, यदि एक बार आपने कंटिन्यू करने का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, तो आप बाद में मुड़ के इस जगह पे नहीं आ सकते। यदि अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आपने कोई फर्दर बेनिफिट डिराइव कर लिया है, बाद में आप रिसेंड नहीं कर सकते हो, उस वॉइडेबल वाला ऑप्शन आपसे ले लिया जाएगा इफ यू हैव डिसाइडेड टू कंटिन्यू। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। यस सर। तो ये वाले एस्पेक्ट पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बैंक। कल मैंने सारे कोई एक स्टूडेंट ने बोला था सर मुझे सारे क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो मैंने सभी के लिए क्वेश्चन बैंक एक साथ डाल दिए, ठीक है। तो आई होप दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। सारे क्वेश्चन बैंक अपने को, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कैसे कैसे आने चाहिए वो सब अपने को एक जगह मिले, ठीक है। एक बार शॉर्ट में अपन क्वेश्चंस देख लेते हैं कल जो टेस्ट के थे। नो कंसिडरेशन मींस नो कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही है। दोनों पार्टीज के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है कि सर दोनों नहीं और एक के लिए, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। खुद हमारा लॉ बोलता है एग्रीमेंट्स मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। केस लॉ का नाम जरूर ध्यान रखना बेटा, कोई ना कोई यदि आया हुआ है इंपॉर्टेंट है तो हम लिखेंगे। कंपोजिट। सर हाँ झील मैडम बोलिए। सर वेंकट स्वामी और अंगस्वामी वाला केस तो नहीं लगेगा इसमें? अरे लग जाएगा, मैं कितने लिखूं इसलिए मैंने शॉर्ट में पूरे कर दिए। सॉरी सॉरी, ओके। कंपनसेशन ऑफ पास्ट वॉलंटरी सर्विस, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जिनमें तुमको फंसाने की कोशिश करेंगे। वीडियो ऑन रखो रे। ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं कि सर प्रॉमिस टू पे टाइम बार तो कर दिया, लेकिन सर है ना वो राइटिंग में नहीं दिया, मुख जबानी बोल दिया। तुमको जब तक ये डिटेल्स ध्यान नहीं होंगी क्या तुम उसको सही से नंबर लेके आ पाओगे? नहीं। इसी तरीके से एग्रीमेंट्स मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, when they are in writing, when they are registered, plus made on account of natural love and affection between the parties who are standing in near relationship। वो लड़ रहे हैं, राजलक्ष्मी और भूतनाथ में दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इस वजह से उसने देने का वादा किया था, तू अलग रह भाई, है ना, तो मैं तेरे को हर महीने इतने रुपए दे दूंगा, बाद में दे नहीं रहा था। एग्री, तो एग्रीमेंट्स मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन तो गायब ही था इसमें से। तो फिर ये कोई बात, ये दूसरे उसमें वो मांग सकती है बीवी जो अलग रह रही है, लेकिन इसमें नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब आप कर लोगे। एजेंसी, एजेंसी कंप्लीटेड गिफ्ट्स, बेलमेंट, चैरिटी। बेलमेंट में होता है ना, ग्रेशियस बेलमेंट जो होता है उसमें दोनों पार्टीज को कुछ कंसिडरेशन नहीं भी मिले तो भी वो वैलिड होता है। चैरिटी, इफ अ पर्सन प्रोमिसेस टू कंट्रीब्यूट, ये चैरिटी वाला पॉइंट गूगली है। एक्स ने वाई को चैरिटी देने का वादा किया 500 रुपए का, उस, तो फिर क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। लेकिन एक्स ने वाई को 500 रुपए की चैरिटी देने का वादा किया, उसके बेसिस पे वाई ने कोई खर्चा ले लिया कि मंदिर रिपेयर के लिए 500 रुपए देने का वादा किया, इसके बेसिस पे उसने ठेकेदार को बुला के 500 रुपए का काम करवा लिया, तो अब ये देने के लिए बाध्य होगा क्योंकि उसकी चैरिटी के वादे के बेसिस पे सामने वाले ने खर्चा किया है। तो बेसिक बात, दोनों पार्टीज के लिए कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट होना, कंसिडरेशन होना चाहिए, लेकिन कुछ पार्टीज के लिए नहीं भी है तो भी चलेगा। वो ये 7 पॉइंट्स ध्यान रखना।
नेक्स्ट, एक्सप्लेन द लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट इन ब्रीफ। छोटे में समझाने का बोला है मैंने, तो सर वो 15 पॉइंट है। हालांकि आपके पास में 15 पॉइंट समझाने के नहीं आएंगे, वो लिख देंगे खुद से ऐसा, एक्सप्लेन एनी 5 पॉइंट, 7 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट इन ब्रीफ। इनमें से इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे मैंने आपको भी समझाया था, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, सेक्शन 68, 68 टू 72 क्या होता है, 68 टू 72 पासी कॉन्ट्रैक्ट का होता है, तो वो माइनर के लिए भी तो लगेगा। मंशा मैडम कहाँ पर थे, लेट क्यों आए? सॉरी सर, मैं सो गई थी। अरे यार, तूने तो मेरे मन की बात छीन ली। ठीक है, अब आगे बोल, क्या हुआ? सर ये आपने बोला कि क्वेश्चन में वो लोग पॉइंट लिखेंगे, अगर नहीं लिखा तो हम सिर्फ हेडर लिख के छोड़ सकते हैं, मतलब नहीं 7 लिखेंगे, एक्सप्लेन कर लिया और नहीं बाकी। लिखे तो तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो, मेरे स्टूडेंट हो तो दिमाग चलाओगे, दिमाग चलाओगे नहीं है तो भी ला के किराए पे ला के चलाना। कैसे चलाओगे कि सर 15 पॉइंट्स हैं, माना हम सारे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम, तो एक बॉक्स बना के पहले 15 तो लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो कि सर हमें ध्यान है दैट देर आर टोटल 15 पॉइंट्स। लगे कि यार 7 नंबर का क्वेश्चन नहीं है और 4 नंबर का ही क्वेश्चन है, तो भाई आधे एक्सप्लेन कर देना, इतना दिमाग तो खुद का चला सकते हो ना। यस और नो? मंशा समझ में आया मैं किस तरफ पुश कर रहा हूँ तुमको? हाँ सर। पर हम बता जरूर देंगे, जब कोई क्लैरिटी नहीं है तो हम बता देंगे, बॉक्स बना के 15 पॉइंट ये वाले हैं लिख दो, अगले को खुश हो जाएगा, नंबर देगा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो सर ये सारे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक फादर साहब थे, उन्होंने अपने बच्चे को वादा किया कि यदि तू सीए एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लेगा तो मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। सन ने कर भी लिया। बाद में पिताजी से मांगा, पिताजी बोला नहीं दे पाएगा भाई, ठीक है, सन तो सन है, केस ठोक दिया। स्टेट अलॉन्ग विद रीजंस वेदर सन कैन रिकवर द अमाउंट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सर कब, अब अमाउंट तब ले पाएगा जब उन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि सर ऑफर एक्सेप्टेंस है बट देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, रीजन बीइंग दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट। ये एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट का एग्जाम्पल है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट। इन डोमेस्टिक एंड सोशल एग्रीमेंट्स, और मॉरल एग्रीमेंट्स भी जोड़ते हैं उसमें, इन डोमेस्टिक एंड सोशल एग्रीमेंट्स एंड मॉरल एग्रीमेंट्स देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो फादर का कभी इंटेंशन था ही नहीं, तो जब इंटेंशन ही नहीं था तो ये कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं तो वो कोर्ट में जाके क्या इन्फोर्स कराएगा? तो उसने सीए तो कर ली पर उसने सही ढंग से नहीं की, केस ठोकने से पहले उसने समझा नहीं। ठीक है, सो ये इस वजह से नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बोला भी था कि इस बार इसमें से हो सकता है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन नहीं आ जाता। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। रामस्वामी साहब ने प्रपोज टू सेल हिज हाउस टू रामनाथन, रामनाथन सेंट हिज एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट। तो आ जाओ भैया, ये रामस्वामी है, ये रामनाथन है। तो रामस्वामी ने रामनाथन को ऑफर दिया, रामनाथन ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया और पोस्ट से भेजा। ठीक है, अब नेक्स्ट डे रामनाथन सेंट अ टेलीग्राम विड्रॉइंग हिज एक्सेप्टेंस। अगले दिन उसको कोई घाटा वाटा लग गया या लगा गलत डिसीजन हो रहा है, तो यहाँ टेलीग्राम, वो तुम्हारा वाला ऐप वाला टेलीग्राम नहीं रहे। पहले टेलीग्राम चलते थे, टेलीफोन लाइंस जैसे बिछी हुई रहती थी, उनपे वो एनकोड करके और मैसेज भेजते थे, वहां डिकोड होता था दूसरी तरफ पे। ठीक है, अब तुम्हारे यहाँ पर टेलीग्राम या व्हाट्सएप बोल लो कि सर उससे भेजा है, ये किया वो किया, बट हमारा तो पोस्टल केस अलग चलता है। ठीक है, तो सर रामनाथन ने अपना फास्टर और स्पीडियर मोड ऑफ कम्युनिकेशन से टेलीग्राम भेजा, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का लेटर अगले दिन रवाना कर दिया, भैया गलत एक्सेप्ट कर लिया है, मत मानना। ठीक है, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस इन द लाइट ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1, the telegram of revocation of acceptance was received by Ramaswamy before the letter of acceptance. एक्सेप्टेंस लेटर से पहले रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का मिल गया, तो फिर क्या एक्सेप्टेंस वैलिड रहेगी? नहीं सर, पहले क्वेश्चन का आंसर है एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं रहेगी, रिवोकेशन वैलिड रहेगा। ठीक है, सेकंड, द टेलीग्राम ऑफ रिवोकेशन एंड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बोथ रीच्ड टुगेदर, दोनों सेम टाइम पे पहुंच गए, तो कौन सा माना जाएगा कि सर जो पहले खोल के पढ़ा जाएगा वो प्रिवेल कर जाएगा?
द वन विच इज ओपन फर्स्ट एंड रेड विल प्रिवेल। यदि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहले पढ़ा जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, और यदि लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पहले पढ़ा जाता है तो फिर रिवोकेशन पहले मान जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाएगा। ये सब आता है आपको, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन कोर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो सर देखो, नोट्स में जो बताया हुआ है वही मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है, लेकिन सर आपको लिखना चाहिए कोर्जन सेक्शन 15 ऑफ एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16। तो कैसे याद रखोगे रे? ये सर बहुत इजी है ना। सेक्शन 13 से फ्री कंसेंट वाला चैप्टर चालू हो जाता है। सेक्शन 13 इज कंसेंट, सेक्शन 14 इज कंसेंट तो होनी चाहिए, लेकिन वो कैसी कंसेंट होनी चाहिए कि सर फ्री कंसेंट। सेक्शन 15 कोअर्जन, सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन 17 फ्रॉड, सेक्शन 18 मिसरिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 19 सेक्शन कोअर्जन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का परिणाम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी। सेक्शन 19A अनड्यू इन्फ्लुएंस का परिणाम क्या होगा कि सर या तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, या कोर्ट विल एनफोर्स इट इन अ मॉडिफाइड फॉर्म, या कोर्ट विल एनफोर्स इट इन अ मॉडिफाइड फॉर्म। ठीक है, ये इस तरीके से 13 से 19A तक याद रख लेना। कितना इजी है, वेरी इजी। चलिए 11 कौन सा है, 10 कौन सा है, याद करना। 2H कौन सा है, ये छोटे छोटे सेक्शंस थोड़े बहुत तो याद रखो रे, गलती नहीं होवे अपने से, ठीक है। थोड़ा बहुत अच्छे नंबर लाने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट, अच्छा इसके बाद में एग्जाम्पल भी देना कि सर कोरियन का एग्जाम्पल ये है, अंडर इन्फ्लुएंस का एग्जाम्पल ये है। बोलो बात समझ में आई, यस और नो? और श्लोक मुद्रा बाकी बच्चों को तो मैं बता चुका हूं, तेरे लिए बार बार रिपीट कर रहा हूं, 3 कॉलम टैबुलर फॉर्मेट में ही डिफरेंसेस बताने की कोशिश करना। 2 कॉलम में उतने नंबर नहीं मिलेंगे जितने 3 कॉलम टैबुलर फॉर्मेट। टैबुलर फॉर्मेट ऐसे मत करना कि सबको पैराग्राफ फॉर्म में समझा रहा है, ऐसा मत करना। टैबुलर फॉर्मेट में समझाना तो, और 3 कॉलम। अच्छा तेरे को लगे, तेरे को पॉइंट आता है लेकिन तू उसका हेडिंग नहीं बना पा रहा है, खुद के मन से बना देना बेटा, इतनी समझदारी है तुम में, ये वाला सब बना लोगे तुम, कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन कि सर वही है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था। सोहन इंड्यूस सूरज टू बाय हिज मोटरसाइकिल सेइंग दैट इट वाज इन अ वेरी गुड कंडीशन। सोहन ने सूरज को बोला मोटरसाइकिल लेता है क्या मेरी अच्छी कंडीशन में। आफ्टर टेकिंग मोटरसाइकिल सूरज कंप्लेंट दैट देयर वर मेनी डिफेक्ट्स इन मोटरसाइकिल। बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं यार इसमें तो। सोहन ने कहा अच्छा ऐसा है, मैं रिपेयर करा देता हूँ, कि जो रिपेयर की कॉस्ट आएगी 40% मैं भुगत लूंगा, 60 तू भुगत लेना, उसमें क्या हो गया। उसने कहा ठीक है। बाद में रिपेयर के बाद में मोटरसाइकिल थोड़े दिनों बाद चलनी बंद हो गई। सूरज नाउ वांट्स टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड कि सर चाहे ये फ्रॉड था चाहे मिसरिप्रेजेंटेशन था, यदि यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी। यदि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया तो सर दो ऑप्शन थे, या तो कंटिन्यू करे या रिसेंड करे। यदि कंटिन्यू कर लिया या कोई बेनिफिट डिराइव कर लिया एक बार अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर लौट के बाद में रिसेंड करने पे नहीं आ सकते हो। तो आपने अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ ऐसा भी मान लिया, उसने खुद ऐसा मानता था और आपसे गलत बात रिप्रेजेंट कर दी, चलो मिस रिप्रेजेंटेशन भी हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आपने उस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई बेनिफिट डिराइव कर लिया, 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रिपेयर आप उससे डिराइव कर रहे हो, तो अब आप बाद में घूम के रिसिंड करने पे नहीं आ सकते हो इस बेसिस पे कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल पहले था। ठीक है, तो सेम केस, केस में नाम लगेगा लॉन्ग वर्सेस लॉयड। लॉन्ग वर्सेस लॉयड इस चीज को बताता है जो मैंने आपको अभी समझा। पेपर बाय एंड लार्ज मैंने इजी दिया था, तुम में से काफी लोगों की तैयारी हो भी चुकी है, नहीं भी हुई है, कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे को खुद को तैयार करने को दिया था, कुछ लोगों ने डाउट्स पूछे भी थे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तैयारी करना चालू कर दो। ठीक है जी, समझ में आया या नहीं आया, बोलिए, समझ में आ गया? चलिए अब अपने को चैप्टर 2 करना था ना, अपन चैप्टर 2 कर रहे थे ना, सोगा का। यस। यस सर। चलिए चैप्टर 2 में कल मैंने आपको कंडीशंस एंड वारंटीज समझा दिया था। कंडीशंस एंड वारंटीज समझाने के बाद में एक बात, मेरी बात ध्यान रखना बेटा, मैंने क्यों थ्रू आउट दी ईयर
आप लोग को बोला बेटा रोज खुद से शॉर्ट नोट्स बना के लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि इस चीज का और इस चीज का जो आप पढ़ रहे हो और इस चीज का यदि कनेक्शन बन जाता है तो आप वंडर्स करोगे, अदरवाइज ब्लंडर्स करोगे। ठीक है, तो इसीलिए बोला भैया डेली बेसिस पे जो भी पढ़ते हो उसके शॉर्ट नोट्स मेरे को बना के भेजो। पॉइंट दो तरीके से फायदा होगा, एक तो दिमागी और हाथ का कनेक्शन बन जाएगा, नहीं तो लॉ लिखने में बड़ी तकलीफ आती है। समझने में तो लोगों को बहुत इजी लगता है कि सर मोदी सर ने समझा दिया, समझ में भी आ गया। जब पढ़ने बैठते हैं ना तब लगता है यार ये क्या पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिवाइज नहीं किया। क्यों? क्योंकि खुद के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आया कि कहाँ एक्सप्रेस करना है, कहाँ डेफिनेशन जैसे छापना है, कैसे घोटना है। जब आप करने बैठते हो ना तो ये चीज आती है आपको। ठीक है, और एग्जाम के टाइम पे वो शॉर्ट नोट्स बड़े हेल्प करते हैं। अच्छा इस टॉपिक में ये 5 बातें हैं, चलो याद करो, ऐसे याद करो। ठीक है, चलो। तो कल मैंने आपको सेकंड चैप्टर कराना चालू किया था, कंडीशंस एंड वारंटीज। कंडीशंस एंड वारंटीज में एक बात ध्यान रखना, कंडीशंस और वारंटीज दोनों स्टिपुलेशंस होती है। यस सर, कंडीशंस एंड वारंटीज दोनों स्टिपुलेशंस होती हैं, स्टिपुलेशंस होती हैं। तो तो स्टिपुलेशंस रिप्रेजेंटेशंस, यस सर। कंडीशंस वो स्टिपुलेशंस होती हैं, वो रिप्रेजेंटेशंस होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि यदि ये पूरी नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट किया जा सकता है। कल बहुत सारे एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया था। और वारंटीज जो होती हैं सर, ये भी स्टिपुलेशंस होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होती है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है कि यदि ये पूरी नहीं हुई तो मैं कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर पाऊंगा। नहीं, मैं केवल डैमेजेस मांग पाऊंगा। ठीक है, फिर मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको, कंडीशंस और वारंटीज के बीच में डिफरेंस, ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन होता है। फिर मैंने एक और क्वेश्चन कराया था आपको कि सर अलग अलग वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स के साथ में समझाया था। एक क्वेश्चन और कराया था, व्हेन अ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज अ वारंटी। ये एग्जाम में आता है, ध्यान रखना, व्हेन अ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज अ वारंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको जो कराया था कि सर इम्प्लाइड कंडीशन और इम्प्लाइड वारंटीज क्या होती हैं। तो एग्जाम में लास्ट टाइम शायद मेरे को जहां तक याद आता है इम्प्लाइड वारंटीज के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। इम्प्लाइड कंडीशंस जो आप नहीं भी डिसाइड करो सेलर और बायर तो भी कानून बोलता है कि मैं आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये बात डालूंगा। हमने कल 7 इम्प्लाइड कंडीशंस थी, उसमें से 6 तो देख ली थी। कौन कौन सी देख ली थी भाई? याद आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ? याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? हमने कल 7 इम्प्लाइड कंडीशंस देख ली थी। कौन कौन सी देख ली थी? इम्प्लाइड कंडीशन एज टू होलसमनेस, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल, कि सर बेचने वाले का ही होना चाहिए, ये सारी बातें देखी थी। अच्छा ये जो पार्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने कल ही बताया था आपको, असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस और फिक्सेशन ऑफ प्राइस बाय थर्ड पार्टी। ठीक है, ये तो मैराथन चल रहा है, जो कर लो उतना बढ़िया। नेक्स्ट, तो सर इम्प्लाइड कंडीशंस और वारंटीज में इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल, कि सर टाइटल उसी बंदे का होना चाहिए या उसको वो होनी चाहिए बेचने की। नेक्स्ट, किसी और का माल नहीं लाके बेचना है। ठीक है, नेक्स्ट, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू सेल बाय डिस्क्रिप्शन, कुछ डिस्क्राइब किया है तो बिल्कुल वैसा होना चाहिए, उससे मैच करना चाहिए डिस्क्रिप्शन से, नहीं किया तो खत्म कर सकते हैं। इम्प्लाइड कंडीशन एज टू सैंपल, जो सैंपल दिखाया उससे बल्क मैच होना चाहिए। इम्प्लाइड कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, कि सर सैंपल भी दिखाया डिस्क्रिप्शन भी किया तो दोनों से मैच करना चाहिए। एक से भी नहीं किया तो भैया लुटिया डूब जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट, implied condition as to quality or fitness, implied condition as to quality or fitness फॉर यूजर्स पर्पस, ये छोड़ा हुआ था जो अभी समझाऊंगा, ये एग्जाम में आने लायक पॉइंट है तो सारे ही, ये उसमें थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू होलसमनेस, खाने पीने की चीजों के लेके कितने सारे एग्जांपल्स दिए थे। पिज्जा का आइसक्रीम दिया था, वड़ा पाव का दिया था, बास्किन रॉबिन्स का एग्जाम्पल दिया था, उससे याद रहने चाहिए तुमको। नेक्स्ट, मम्मी का दिया था मम्मी का तो खैर सैंपल और डिस्क्रिप्शन और बर्फी वाले में दिया था। नेक्स्ट, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, ये एक बाकी रह गया था, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, आओ समझते हैं। What is a condition, implied condition as to merchantability? Implied condition as to merchantability says that the goods should be of merchantable quality. The goods should be of merchantable quality.
क्या मतलब है इसका? कि सर सीमेंट बैग जो पानी में भीगा हुआ हो, वाटर में भीगा हुआ हो, सीमेंट बैग जो पानी में भीगा हुआ हो, वो किसी काम का नहीं है, वो मर्चेंटेबल क्वालिटी का नहीं है। आपको पता है ना, सीमेंट में एक बार पानी चला जाए तो फिर वो पत्थर बन जाती है, कड़क हो जाती है, तभी तो शेप ले लेती है वो सूखने पे। तो सर ऐसा सीमेंट बैग जो एक बार पानी में भीगा हुआ हो, वो यदि वो मर्चेंटेबल क्वालिटी का नहीं है, कमर्शियली उसकी कोई वैल्यू नहीं रही है। नंबर टू, सर आप लोग की मम्मी है, वो मतलब जब कपड़े अंदर रखते हैं, कोई हैवी कपड़े या वुलन क्लोथ, वैसे तो सब मुंबई मुंबई में हो इसलिए ज्यादा काम पता नहीं पड़ता है नहीं, वो उन कपड़ों के साथ में नैप्थलीन बॉल्स डालती हैं या नहीं डालती हैं? यस और नो? देखा है कभी? एक तो वीडियो यस ऑन करो सर। यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है किसको समझ आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। झील कनक, वीडियो ऑन करो रे। मंशा, ईशा, रिया, वीडियो ऑन करो, जल्दी, बी फास्ट, बी फास्ट। तो झील गई और पॉपिन समझ के उस नैप्थलीन बॉल को खा ली। झील ऐसा कभी किया तो नहीं? ये नहीं तो खाने सर, कब? ऐसा किया हुआ है तो फिर हॉस्पिटल नहीं पहुंच गई तू? वो तो जहर नहीं वाली सर, गोली। नहीं किया है। अच्छा नहीं किया है। ऑब्वियसली, वरना यहाँ पे क्यों बैठती मैं तो। सही है। तो झील गई और नैप्थलीन बॉल्स को देखा। उसने मम्मी से पूछा, मम्मी ये नैप्थलीन बॉल्स क्यों डालते हो? मम्मी ने बोला ताकि व्हाइट एंड्स लीस नहीं पड़े, होती है ना, उनसे बचाने के लिए तो डालते हैं अपन। ठीक है। तो अब ऐसा कपड़ा, ऐसा पीस ऑफ क्लॉथ विच इज फुल ऑफ व्हाइट एंड्स, दुकानदार की दुकान पे ही व्हाइट एंड्स पड़ गई उसमें, इज इट ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी? नो। ठीक है, सीमेंट में भीगा भीगा हुआ बैग, नॉट ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी। ऐसा क्लॉथ जिसमें व्हाइट एंड्स पड़ गई हो, नॉट ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी। ऐसी घड़ी जो कि सही टाइम नहीं बताए, ऐसी घड़ी जो कि सही टाइम नहीं बताए, क्या वो मर्चेंटेबल क्वालिटी की है? क्या उस मतलब उसका पर्पस पूरा हो रहा है क्या कि नहीं सर? तो सर गुड शुड बी ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी एक इम्प्लाइड कंडीशन है। ठीक है, समझ में आ गया? मर्चेंटेबल क्वालिटी यानी कि कमर्शियली सेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये पॉइंट भी कर लिया। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। ध्यान रखना, ये से लेके ये होती है। जस्ट अ सेकेंड। सर कंडीशन नंबर 1 to 7 में से कंडीशन नंबर 5 को छोड़कर, कंडीशन नंबर 5 को छोड़कर बाकी सारी इंप्लाइड कंडीशंस होती हैं। चाहे बायर और सेलर ने नहीं भी लिखा है तो भी ये इंप्लाइड कंडीशंस हैं जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में होंगी। यदि ये पूरी नहीं होती है तो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट किया जा सकता है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ हो या नहीं लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दीज आर इंप्लाइड कंडीशन। क्या किसी भी इंप्लाइड कंडीशन को रिटन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक्सक्लूड किया जा सकता है? हाँ सर, किया जा सकता है, ये हमने कल पढ़ा था। लेकिन सर ये जो पांचवी वाली है, ये इंप्लाइड कंडीशन नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। देर इज नो इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस for the buyer's purpose. There is no implied condition for the quality or fitness for the buyer's purpose. ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इस बार एग्जाम में आने लायक है, ध्यान रख लेना बेटा। There is no implied condition as to quality or fitness for buyer's purpose। यानी कि सेलर जो है ना, बायर जिस भी पर्पस के लिए उन गुड्स को खरीदना चाह रहा है, ये खुद बायर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि गुड्स उसके पर्पस के लिए फिट कर रहे हैं या नहीं। सेलर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि बायर के पर्पस के लिए गुड्स फिट नहीं बैठे तो सेलर रेस्पॉन्सिबल होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट किया जा सकता है। इसको क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ, श्लोक बता सकता है? दिस इज, वीडियो ऑन करो रे, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं, मैं तो अभी पढ़ा के चला जाऊंगा, समझ में आएगा नहीं फिर। डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्पटर।
डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर, लेट दी बायर हिमसेल्फ बी अवेयर। क्या मतलब होता है इसका? इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है इंडिविजुअली, डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर पे। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर। लेट दी बायर हिमसेल्फ बी अवेयर और बिवेयर, वो जो भी गुड्स खरीद रहा है वो उसके पर्पसेस के लिए फिट है या नहीं है, ये देखना खुद बायर का काम है। लेट दी बायर हिमसेल्फ बी अवेयर, दिस इज नॉट द वर्क ऑफ सेलर टू लुक आफ्टर दैट बायर जिस भी पर्पस के लिए गुड्स खरीद रहा है वो उसके पर्पसेस के लिए फिट है, ये खुद बायर का काम है, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्या आ गई तुमको डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर समझ में? यस सर। एग्जाम्पल देखो, एक बार झील गई हमारी, कहां पर गई कि सर क्लॉथ की शॉप पे, ठीक है। इसको है ना कोई 500 कैप्स बनवानी थी। क्लॉथ की शॉप पे पहुंच के खुद ने कपड़ा सेलेक्ट किया, खुद ने कपड़ा सेलेक्ट किया। बाद में पता पड़ा, खरीद के ले गई, बाद में पता पड़ा कि ये जो कपड़ा है ये कैप्स बनाने के लायक ही नहीं है, ये कपड़ा कैप्स बनाने के लायक ही नहीं है। तो उसने कहा अरे यार भैया, ये आपने दुकान वाले भैया आपने मेरे को ऐसा कैसा कपड़ा दे दिया, ये वापस रखो। अरे उसने कहा भैया मैडम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, आपने ना मुझसे पूछा ना बताया, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपकी खुद की है। आप जो भी कपड़ा ले जा रहे हैं वो आपके पर्पस कैप्स बनाने के लिए फिट बैठता है या नहीं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलिए, क्या ये बात समझ में आ गई? बोलिए बोलिए बोलिए। यस, तो डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर, ठीक है सर, लेट द बायर हिमसेल्फ बी अवेयर। लेकिन इसी बात को हम लोग बोलते हैं देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर बायर्स पर्पज। इसी बात को बोला गया है कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर बायर्स पर्पस। बायर का जो भी पर्पस है उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। अब आते हैं इस बात की बेसिक रूल, समझ लिया, ये एक पांचवा पॉइंट अलग से दौड़ रहा है बस, ठीक है। अब इसके भी एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शन है? कि सर यदि ये दो तीन बातें सेटिस्फाई हो जाती हैं, फुलफिल हो जाती हैं, तो फिर सेलर को रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। कौन सी तीन बातें फुलफिल हो जाएं तो? कि सर सबसे पहले बायर ने सेलर को अपना पर्पस कम्युनिकेट कर दिया है, बता दिया है भैया मुझे टोपी बनाने के लिए कपड़ा चाहिए, ठीक है। यानी कि अपन सेलर को कब घेरने की कोशिश कर सकते हैं? जब ये तीन बातें तीनों की तीनों हुई है। क्या? जब बायर ने सेलर को अपना पर्पस बता दिया, मुझे इस पर्पस के लिए गुड्स चाहिए। दूसरा कि सर बायर जो है वो सेलर ने जो भी सजेशन दिया है उस पे रिलाय कर रहा है। जब झील ने टोपी बनाने के लिए कपड़ा मांगा तो शॉप ओनर ने बताया मैडम ये देखो ये तीन कपड़े हैं जो कि टोपी बनाने के लिए, बाकी सारे कपड़े टोपी बनाने के लिए नहीं, शर्ट वर्ट सिलवाने के लिए, ये सब के लिए, ठीक है। ये तीन कपड़े टोपी बनाने के लिए सही रहेंगे। तो एक तो होती है पहली प्रोबेबिलिटी, तो झील मान ले और उसमें से कोई भी एक कपड़ा सेलेक्ट कर ले। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है? झील ने कहा नहीं नहीं यार ये तीनों ही कलर मुझे पसंद नहीं है, मैं तो ये वाला कपड़ा लूंगी। अब वो टोपी बनाने के लिए अप्रोप्रिएट था ही नहीं और शॉपकीपर ने भी नहीं बताया था। तो पहली सिचुएशन ये वाली है जहां पर बायर सेलर के सजेशन पे रिलाय कर रही है, और दूसरी सिचुएशन क्या है कि वो बायर जो है वो सेलर के सजेशन पे रिलाय नहीं करती है। सेलर ने सजेशन तो दिया पर उसने रिलाय नहीं किया, ठीक है। तीसरा कि सर सेलर जो है जनरली उस तरीके के गुड्स में डील करता रहता है, उसे आइडिया है। सेलर जनरली उस तरीके के गुड्स में डील करता रहता है, उसको आइडिया, यानी क्लॉथ मर्चेंट को आइडिया है कैसा कपड़ा क्या होता है। आप गए कहीं पर, मान लो गांवों में क्या होता है यार, विलेजेस में क्या होता है, एक ही दुकान पे सारी चीजें मिलने लग जाती है, ये भी ये भी ये भी ये भी। तो आप उसको बोलते हो कि यार मुझे है ना एक पर्टिकुलर तरीके का कपड़ा चाहिए, यार वो तो मार्केट से लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो सेलर जनरली उसमें डील नहीं करता है, उसको आइडिया नहीं है कैसा कपड़ा देने का, ठीक है। तो इसमें फिर डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर ही लगेगा। सेलर को हम कभी भी रेस्पॉन्सिबल नहीं बना पाएंगे यदि सेलर जनरली उन आइटम्स में डील नहीं करता है तो। या फिर सेलर ने, बायर ने सजेशन मांगा मुझे टोपी बनाने के लिए कपड़ा चाहिए, लेकिन सेलर ने सजेशन दिया लेकिन बायर ने अपने ही मन से काम किया, सेलर के सजेशन पे रिलाय नहीं किया, तो फिर आप सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं बना पाओ, ठीक है।
जब ये तीनों बातें पूरी हो जाती हैं, क्या कि बायर ने सेलर को अपना पर्पस बताया, बायर के पर्पस को सुन के सेलर ने उसको कुछ सजेशन दिया, उस सजेशन पे बायर ने रिलाय भी किया और वो माल खरीदा, और सेलर जनरली उन गुड्स में डील करता रहता है, उसको आइडिया है। अगर ये तीनों बातें पूरी हो गई और फिर भी बायर का पर्पस खराब हो गया, तो फिर अब एक्सेप्शन टू कैवेट एम्प्टर कि अब आप सेलर को रेस्पॉन्सिबल बना सकते हो और कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकते हो, अदरवाइज बायर हिमसेल्फ विल बी अवेयर डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर। क्या तुमको ये पूरा मैकेनिज्म जो पॉइंट नंबर 5 की इम्प्लाइड कंडीशन कैसे काम करती है समझ में आया रे? बोलो यस और नो। कनक, मंशा, रिया, झील, शेटी, श्लोक, आया बेटा सबको समझ में? यस और नो? यस सर। ठीक है, ध्यान रखना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जाता है। नेक्स्ट, एक तो ये हो गया। इसमें एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो मैं आपको करा देता हूं। एक बार रिया गई एक टिम्बर मर्चेंट के पास में। टिम्बर मर्चेंट, ठीक है, लकड़ियां बेचता है जो। रिया मान लो इंटीरियर डिजाइनर है, इंटीरियर डिजाइनर है तो इसने कहा, या आर्किटेक्ट है, तो इसने बोला कि है ना भैया, मेरे को घर के जो दरवाजे हैं और जो खिड़कियां हैं वो बनाने के लिए मुझे इस नाप की लकड़ी चाहिए, 2 बाय 4 फुट की, 4 बाय 8 फुट की। ठीक है, इस तरीके में कटी हुई लकड़ी चाहिए। यानी कि बायर ने सेलर को अपना पर्पस कम्युनिकेट किया, बायर ने सेलर को अपना पर्पस कम्युनिकेट किया। ठीक है, टिम्बर मर्चेंट ने सुना दरवाजे और वो बनाने के लिए जी लकड़ियां अलग अलग तरीके की आती ना, कुछ मैंगो की लकड़ी आती है, आम की लकड़ी आती है, कुछ सागवान की लकड़ी आती है, इस तरीके से बहुत वेराइटीज की लकड़ी आती है। कुछ कुछ पर्पस के लिए अच्छी होती है, कुछ दूसरे पर्पस के लिए अच्छी होती है। उसने मैंगो वाली लकड़ी सजेस्ट कर दी जो कि दरवाजे और डोर्स बनाने के लिए सबसे घटिया से घटिया लकड़ी थी। ठीक है, उसने मैंगो वाली लकड़ी सजेस्ट कर दी और उसे इस नाप में काट के भी दे दिया। आगे क्या हुआ ये वापस रिज्वाइन करो, टाइम खत्म हो गया, तब सुनाता हूँ।